हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो विल स्टार्ट विद क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम ये समझेंगे कि पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या है, देन क्वांटम मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद वी विल सी कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है, डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दी, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या है जो कि एक डेरिवेशन आपको आ सकता है एग्जाम्स में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, एंड लास्ट रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन द फॉर्मूला कैसे आपको ये डेरिवेशन करना है। ये सब आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ये जो नोट्स जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ इनको एज इट इज़ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। एंड बाकी के जितने भी वीडियोस हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के या अप्लाइड फिजिक्स के, वो आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिंड कमेंट्स में कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली आपकी ब्रांच है फिजिक्स की विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड लाइट। अब मैटर एंड लाइट ऑन सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, तो मैं अगर बोलूं कि बहुत ही ग्रैन्युलर, बिल्कुल छोटे छोटे, सो आपको पता है क्वांटा आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है। जब मैं फिजिक्स को इतने ग्रैन्युलर लेवल पे स्टार्ट करता हूं स्टडी करना, तो उस पूरी ब्रांच को एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स कहा गया है। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली ट्राई करता है एक्सप्लेन करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स and their fundamental particles like protons, neutrons and electrons. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है आपका, जो थोड़ा कॉन्सेप्ट के अंदर जस्ट डिग कर रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स ओवर क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करें, क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, तो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि नेचुरल वर्ल्ड को आपके डिस्क्राइब कर रही है। जैसे आपके लॉज ऑफ फिजिक्स हैं फंडामेंटल, जो कि 20th सेंचुरी में आपके बनाए गए थे। आपका जैसे मैकेनिक्स अगर हो गया तो आप कहोगे कि स्टडी ऑफ मोशन इज मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आपके नेचुरल वर्ल्ड में पेड़ पे से सेब गिर गया, लॉज बना दिए, ये सब क्लासिकल है आपका। क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात करने आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एकदम एक बहुत ही क्वांटा के लेवल पे जब हम चीज़ों को देख रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जान रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली आपकी बड़ी बड़ी जो भी आप नेचुरल वर्ल्ड अपना देखते हो, ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, उनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं उसको। क्वांटम मैकेनिक्स का फ़ायदा ये था कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है, एक ये चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए हम। क्लासिकल जो फिजिक्स है वो ये एज्यूम करती थी कि आपकी जितनी भी एनर्जी है उसको आप इनफाइनाइटली डिवाइड करते हो। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है ऐसा नहीं है, मेरे पास एनर्जी पैकेट्स में है और जितने पैकेट हैं उतना ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आपको पता ही है, आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि अगर एक पार्टिकल है तो वो पार्टिकल मैटर की तरह भी काम कर रहा है, वो वेव की तरह भी प्रॉपर्टीज रख रहा है। बट क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। लास्ट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब आप क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हो तो हर चीज़ बहुत ही सर्टेन मानी जाती है, बट क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि अनसर्टेन है। अगर मुझे कभी किसी एक पार्टिकल की पोजीशन निकालना है और मोमेंटम निकालना है विद परफेक्ट एक्यूरेसी, तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल होता है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूं। नेक्स्ट अप वी हैव इज ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर आपको पता है, मैटर जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ये कॉन्सेप्ट आपका कोर कॉन्सेप्ट है। हमारा जितना भी आगे हम पढ़ेंगे उसका एक कोर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। लाइट अगर मैं बात करूं तो वो स्प्रेड हो सकती है ओवर द स्पेस। लाइट एक पार्टिकल भी है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एग्जिस्ट भी करेगा। आपको पता होगा बेसिक जो आप
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जबकि मैं अगर बात करूं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब आपको दिखाता है कि आपका जो नेचर है वो वेव नेचर है एक पार्टिकल का। तो ये एग्जाम्पल अगर कभी आपको आ रहा है ड्यूअल नेचर के बारे में, अगर एक 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है छोटा, तो आप इस तरह से पूरी थ्योरी दे सकते हैं जो कि आपको ये नोट्स में मिल जाएगी। नाउ आपको पता है जैसे ही एक सरफेस पे लाइट जो है, जो कि फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होते हैं अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी एक्सीड करती है एक सर्टेन लिमिट से, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप 10th-12th में पढ़ के आए हैं। तो अगर मैं इस फिनोमेना को लेके चलता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे एमिट हो रहे हैं, जैसे ही आपके पास सफिशिएंट एनर्जी वाली लाइट आ रही है, तो ये आपको बताता है कि डिस्क्रीट फोटॉन्स आपके एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा नहीं कि लाइट का सिर्फ वेव नेचर है। बट जैसे ही आप इस लाइट को पास करोगे टू क्लोजली स्पेस्ड स्लिट्स के बीच में से, तो आपको पता है इंटरफेरेंस के आपके पैटर्न्स आते हैं, और ये पैटर्न इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका जो लाइट है उसका वेव नेचर भी है। सो अगर आपको कभी इस तरह का एग्जाम्पल आए, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये पूरा एग्जाम्पल इस तरह से आप लिख सकते हैं। लुइस डी ब्रॉगली ने बोला कि सिंस फोटॉन्स जो हैं वो एग्जिबिट करते हैं वेव और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि फोटोन ही, हर एक चीज़ तो एक बार को फोटोन से ही बनी है। तो दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो वेव और पार्टिकल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलती है। सो आई होप दिस कोर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर विद एवरीवन कि हमने जो लुइस डी ब्रॉगली का जो कोर था वो यही कहता है कि दोनों चीज़ें भी एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली करती हैं। अगर एक मैटर है तो वो वेव की भी और पार्टिकल दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। अब डी ब्रॉगली ने जब हाइपोथेसिस दी तो उसमें ये चीज़ उसने बोल दी कि भाई ठीक है, वेव है और समटाइम्स एक पार्टिकल है, और फिर उसने थोड़ा बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद अ वेव, ठीक है, मैटर वेव, या उसको डी ब्रॉगली वेव दे सकते हैं। अगर वेव है तो वेवलेंथ तो आएगी ही, और उसने बोला कि वेवलेंथ आपकी क्या है, वेवलेंथ इज बेसिकली एच आपका, जो कि उसने एक कांस्टेंट दिया एंड ये दिया पी मोमेंटम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड ये भी क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है, या 1 नंबर में भी आ सकता है क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ऐसे इसका आंसर लिख देना है। नाउ वन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम्स हेयर कि व्हाई डू मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स नेवर शो वेव प्रॉपर्टीज। हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा सा स्टोन अगर कहीं पड़ा हुआ है एंड एक छोटी सी बॉल है लेट से मेरे पास, तो हम जब उसको थ्रो करते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें पता लगती हैं। सो लेट से मैं बोलता हूँ मेरे पास एक बहुत बड़ा सा स्टोन है। अब हम स्टोन को देख रहे हैं, अब आप बोल रहे हो, डी ब्रॉगली साहब बोल रहे हैं कि जितना भी मैटर है वो पार्टिकल भी है और वेव भी। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बट भैया ये वेव की तरह कहाँ हिल रहा है, ये तो कुछ हिल ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है आपकी, वो क्या बोलती है, अभी अभी जस्ट हमने देखा, वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब होता क्या है, पत्थर है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, वजन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ये वेव जैसी प्रॉपर्टीज आपकी नहीं दिखा सकता है। और इसको भी अगर कभी आपको वेव जैसी प्रॉपर्टी दिखानी है तो आपको उसी हिसाब से फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसका एक्सेलरेशन लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
F इक्वल टू एम ए करके आपका जो फॉर्मूला रहता है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो आपको अगर उसको दिखाना है वेव लाइक की, क्योंकि मैं बॉल फेंक रहा हूँ ऐसा सिंपल फेंक रहा हूँ, बट आप देखो मोमेंटम जो है वो ऐसी बात नहीं है, मोमेंटम आपके ये जो पत्थर है उसका ज़्यादा है। एक बॉल जो फेंक रहा हूँ उसका मोमेंटम कम है, पत्थर का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसको कई कई बार तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, वाइवाज में भी आपको पूछ लेते हैं कि भैया एक मेरे पास बॉल है और एक मेरे पास पत्थर है, एज्यूमिंग एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे दोनों चल रहे हैं, तो आप बताइए मोमेंटम किसका ज़्यादा है। तो आप क्या बोलोगे? मोमेंटम पत्थर का ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं भी कई बार पूछ लेता हूँ, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। नाउ ये तो बात थी थ्योरी की। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें 2-3 डेरिवेशंस हैं, जस्ट उनको गो थ्रू करेंगे, एंड किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में वो बोल सकता है। ये नोट्स आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। सो सबसे पहली चीज़ आती है कि डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दे दिया, अपना एक फॉर्मूला भी दे दिया। अब चाहिए कि डी ब्रॉगली ने एक वेव की इक्वेशन भी बना के दी। डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन बोलती है कि कंसीडर करो कि पहले तो पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर के लिए मैं लेके चलूंगा E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है फेमस। देन आप मान के चलो कि मैटर की वेव नेचर भी है, तो आपका E हो गया H म्यू। सो यहां पर आप देखना ये म्यू है, ठीक है। नाउ अब मैं दोनों को एक साथ इक्वेट करके देखूं तो आप देखिए आपके पास एम सी स्क्वायर है, एच के साथ आपके पास म्यू है। आपको पता है मोमेंटम पी फोटोन के लिए होता है, फोटोन का मास और स्पीड ऑफ लाइट। एम सी स्क्वायर में इसको मैं कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट, पी इंटू सी एच म्यू, ठीक है। तो ये आपका स्टेप आ गया, इसको जस्ट यहाँ पर ये ले जाके दिखाया हुआ है डिनोमिनेटर में। तो अब फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वेवलेंथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, नाउ दिस फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, एंड लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू होता है। नाउ अब आप देखोगे तो ये जो सी बाय म्यू है आपका यहाँ पर, इसको मैं एज लैम्डा चेंज कर सकता हूँ, और जो मैंने डी ब्रॉगली की आपको इक्वेशन दिखाई थी वो यहाँ पर बन गई है, बिकॉज मोमेंटम को मैंने एम बी करके फिर से चेंज कर लिया। अब अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है एक नंबर में, तो आपका मर्जी है कि आप इतना सा लिख के काम चला सकते हो, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन कोई आता है तो आप बेस्ट है कि आप साथ में डेरिवेशन भी आएगा, तो ये आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो मैं कैसे करूँगा? तो आप कंसीडर करके चलो, आप इलेक्ट्रॉन के अब स्पेस में आ गए हैं, एंड यहाँ पर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी V वोल्ट्स लगा दिया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद आप जानते हैं, क्योंकि वोल्ट मैंने एक लगाया हुआ है, वोल्टेज के टर्म्स में भी मैं आपकी एनर्जी निकाल सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन की, उस समय कब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर लगाया हुआ है। अब इनको अगर आप इक्वेट करोगे तो दिस इज़ वेरी सिंपल, कि ये इक्वेट करके मेरे पास आ गया लैम्डा, मेरे पास h बाय मोमेंटम है ही, ये मेरे को अपनी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से पता है। तो वी कैन सिंपली सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज। यहाँ पर मैंने एम वी था, v को आपने देखा कि हम वहाँ से लेके आए हैं ऑलरेडी फ्रॉम हेयर, यहाँ से हमने ले लिया और इसको सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने यहाँ पर। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, दैट्स इट। फाइनल जो आपकी इक्वेशन आई है, दिस इज लुक्स समथिंग लाइक दिस, बट आप क्या करोगे, आपके पास h की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको
मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पता ही होता है, ई की वैल्यू अपनी पता ही होती है, तो आप वो सब सब्सटीट्यूट करके ये फाइनल वैल्यू, अपना जो फाइनल फॉर्मूला है जिसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे, वो निकाल सकते हो। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। दो चीज़ें हमने सीखी हैं अब तक। मैंने डी ब्रॉगली बताया आपको, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस बताई, ये मेन एक फॉर्मूला है। उसके बाद इस फॉर्मूले को निकालना कैसे डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन से, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी देख लिया। तो अब तक आप देखते आ रहे होगे कि हम हर बार वेवलेंथ ही निकाल रहे हैं, वेवलेंथ को ही कंप्यूट कर रहे हैं। लास्ट है रिलेटिविस्टिक करेक्शन इन फॉर्मूला। अब ये क्या है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिकल फिजिक्स आपकी रिलेटिविटी को इतना नहीं देखती थी, बट यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि आपकी जो क्वांटम फिजिक्स है, जब उसमें मैं घुस गया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी का भी मेरे को कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ की, यहाँ पे एक काइनेटिक एनर्जी हमारी रिलेटिव यूज़ हुई है। तो प्रीवियसली क्योंकि हम जब मास को कांस्टेंट क्वांटिटी समझते थे और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने पिक्चर में कभी नहीं रखा था, बट अब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी रख रहे हैं और मास को एक वेरिएबल क्वांटिटी रख रहे हैं। तो अब मास को अगर जैसे ही वेरिएबल क्वांटिटी रख लेते हैं तो आपको पता है दिस मास बिकम्स एम नॉट बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दिस कम्स फ्रॉम ऑल द एडजस्टमेंट्स वी डू कंसिडरिंग लाइट एंड कंसिडरिंग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो ये सब चीज़ें करके ये फॉर्मूला आता है आपका। दिस यू विल हैव टू, इफ़ यू आई गेस अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस तो बहुत ही बेटर है, नहीं तो आपको थोड़ा ये याद करना पड़ेगा। देन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, दिस इज एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर अभी ऊपर काइनेटिक एनर्जी आप बता के आए थे 1/2 एम वी स्क्वायर, सिर्फ कॉन्सेप्ट में घुसो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो काइनेटिक एनर्जी है एम माइनस एम नॉट, ठीक है, मास तो मैं मान लेता हूँ, आप बोल रहे हो कि एम माइनस एम नॉट रिलेटिविटी का, बट ये हाफ कहाँ चला गया। तो अब आप ये समझो कि जब रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसका मैं इन डेप्थ जाऊँ तो हमारे पास होता है एक गामा होता है जो कि इसको एक तरह से लॉरेंट्ज फैक्टर बोलते हैं, एंड -1 इंटू एम सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ये होता है लॉरेंट्ज आपका फैक्टर, ये लॉरेंट्ज फैक्टर आपका होता है। अभी क्या है कि ये इस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी तरह से, एम एम नॉट और आपका सी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा और इन डेप्थ अगर जाओगे, इसका डेरिवेशन इसको खोल के देखोगे, देन इस पे आप एक्सपेंशंस लगाओगे इसी फॉर्मूले पे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये हाफ का इफेक्ट जब हम जा रहे हैं रिलेटिविटी में तो ये ख़त्म हो जाता है। सो ये पूरा आपका इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे अगर आपको हाफ भी लिखना है। तो कोई अगर कभी पूछ ले आपको कि ऐसा क्यों हुआ, हम किसी के दिमाग में डाउट आए, ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, किताबों में देखोगे आप वो डायरेक्ट लिख देंगे, बट ये एक कॉन्सेप्ट होता है पीछे। नाउ के अगेन आई कैन से वोल्टेज इंटू ई, अभी ऊपर भी देखा था, इसी को थोड़ा सा इधर उधर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये बेसिक आप मैथ्स आप पीडीएफ देख के भी समझ जाएंगे कि मैंने अभी इसको यहाँ पर आप देखोगे तो कॉमन ले लिया है, कॉमन लेके 1 प्लस ये नीचे डिवाइड में चला गया। पहले के टाइम्स में जब मैं वीडियोस बनाता था मैं खुद राइट कर करके दिखाता था। व्हाट आई हैव थॉट कि मैं आपका टाइम भी बचा सकता हूँ और आपको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकता हूँ इन दैट टाइम, तो इसलिए मैंने ये नया एक मेथड अभी ऑप्ट किया है। ये वाला मेरा फर्स्ट लेक्चर है ऐसे करके। सो इतना आपका दिमाग डेवलप्ड है कि ये बेसिक ऑपरेशंस आप देख के समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर ये तो लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ना, दिस m इज इक्वल टू m 1/2 इज मीनिंग रूट ओवर m। सो सिमिलरली अगर मैं दोनों भी साइड्स को रूट कर रहा हूँ तो इस तरह से मेरा ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग m 1/2 मतलब रूट m इन लैम्डा अगर मैं दे दूँ, ठीक है,
जो मैंने निकाला ही था। यहाँ पर आप देखिए, ये मैं निकाल के आया हूँ और ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था। इसमें बस हमने बाद में सारे वैल्यूज़ डाल दिए थे, बट ये रिजल्ट तो ऐसा ही इंटैक्ट है ना हमारा। इस रिजल्ट में अगर ये जो m है, बस आप देखो करा क्या है मैंने, मास के लिए पूरा मेरा जुगाड़ जो मैंने करा वो यही किया कि यहाँ तक तो ये फॉर्मूला ले आया, बट अगर मैं कहूँ कि ये मेरा जो मास है और इसके लिए मुझे एडजस्टमेंट्स करने हैं तो वो कैसे करे, ये अब तक हमने देखा है। तो जैसे ही इस रूट m की जगह मैं ये पूरा एक्सप्रेशन अपना डाल देता हूं तो मेरी कुछ इक्वेशन इस तरह से दिखने लग जाएगी। अब आपको पता है ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये अभी मैं निकाल के लाया हूं। दिस इज दिस ओनली 12.28 रूट ओवर आपका जो भी वोल्टेज है एंड। तो अब आप पूरा जो आपका लैम्डा है दैट कैन बिकम आपका ये फैक्टर जो कि ये ऑलरेडी है यहाँ पर, देन आपका 1 प्लस ये सब रूट में है m0c²। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो कि आपका डिजायर्ड एक्सप्रेशन है यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी बहुत बेसिक सा डेरिवेशन है, जितना भी अभी हमने डेरिवेशन दी के बहुत बच्चों वाले डेरिवेशन है ये। आई डोंट थिंक आप लोगों में से किसी को भी दिक्कत होगी। अगर किसी को फिर भी कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको और कर दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जो नोट्स जिससे पढ़ाया है मैंने, ये एग्जैक्टली आपको कॉपी मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।